हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सी टेट पेपर 2 के 2000 जुलाई 2019 में पूछे गए थे। इसके हम 30 सीडीपी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस करना। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अब कोलबर्ग ने कुछ थ्योरी वगैरह दिए थे, कुछ अपने कॉन्सेप्ट दिए थे, उनके अकॉर्डिंग हमें पहचानना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। जब ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसमें पूछा जाएगा कि कोई भी ऐसा कार्य जो संपूर्ण मानवता के लिए वैध है, तो ये कोलबर्ग के किस स्टेज में आएगी? तो ये कोलबर्ग के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो जब हम बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एक विशेषता होती है कि इसमें कोई भी चाइल्ड जो होता है वो किसी भी चीज़ को कंजर्व करके रखता है। तो कंजर्व करके रखता है, तो इसलिए इसका आंसर नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बोला गया है कि सुरक्षित रखने की योग्यता होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही संरचनावादी हैं और दोनों ही किसी भी बच्चे को जब अधिगम करवाना होता है तो वो बच्चों को सक्रिय रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसी को लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे मानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाचार पत्रों से कहानियों कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो ये एक प्रभावी रणनीति हो जाएगी लैंगिक या फिर जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में प्रथम जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो होती है हमारी फैमिली। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा विद्यालय। थर्ड में पास पड़ोस और मीडिया वगैरह आ जाते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं समाजीकरण में किसी भी स्टूडेंट की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? अब विशेषता क्या दे के रखी है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता रखता है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हमसे बोले अंतरा अंतरा का मतलब होता है सेल्फ से रिलेटेड, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रा। जब इंट्रा की बात करें तो हो जाएगा हमारा सेल्फ से रिलेटेड, लेकिन जब ये बात करें इंटर की बात करता है तो ये हो जाएगा अदर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर अंतरा हो जाएगा सेल्फ से रिलेटेड, और अगर हम बात करें अंतर की तो अंतर हो जाएगा हमारा दूसरों से रिलेटेड। तो यहाँ पर बात की गई है दूसरों की, तो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा को जानने के लिए क्या होगा कोई भी व्यक्ति, तो वो अंतर्वैयक्तिक होगा, यानी कि वो इंटरपर्सनल होगा, तभी वो दूसरों को जान पा रहा है। तो हमारे 6 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो देख लेते हैं। अगर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है हमारा, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे,
तो इसलिए हम इस प्रोसेस को इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड देखते हैं, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करेंगे मूल्यांकन करने के बाद। अब थर्ड है हमारा, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। तो ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ बच्चों में कितना अधिगम हुआ है उसी के अकॉर्डिंग तो हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करेंगे कि बच्चा जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सीख रहे हैं या नहीं। थर्ड है, फोर्थ है हमारे पास, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रही है इस बात का पता सबसे अच्छा माता पिता को रहता है। तो यहाँ पर हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए ये तीनों ही कारण होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस में दिया है? तो थर्ड वाले में दिया है, तो यहाँ पर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो अगर हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के, प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि सभी बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सभी की सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर हमारे 8 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विकास में वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखो, जब वैयक्तिक भिन्नता को समझते हैं तो हमारे लिए इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उसकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत नहीं है कि विकास कभी भी एकदम एग्जैक्ट तरीके से नहीं डिटरमाइन किया जा सकता। तो विकास का सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो कि विकास का सिद्धांत नहीं है और इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? इसका सही विवेचन ये हो रहा है कि इनमें पक्षपात हो रहा है। तो यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक समस्या का मूल एवं अपसारी समाधान के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपसारी समाधान, अपसारी यानी कि एक से ज़्यादा या फिर 2 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करना। तो एक से ज़्यादा के बारे में कौन चिंतन करेगा? तो वो हमारे सृजनात्मक या क्रिएटिव चिल्ड्रन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? तो एक शिक्षक को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। तो 13 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो हम देखते हैं कि जब हम पीयर्स के साथ लर्निंग करते हैं या फिर अपने साथियों के साथ लर्निंग करते हैं तो हम और अच्छी तरह से सीखते हैं। तो ये सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो समावेशी कक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ अलग अलग इंडिविजुअल्स आते हैं, उनकी एबिलिटी भी इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन उन्हीं का समावेशी कक्षा में यानी कि एक ही क्लास में नॉर्मली उपचार करते हुए उन सभी की ज़रूरतों को पूरा करना, तो वो हो जाएगा हमारा समावेशी कक्षा। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होना चाहिए। तो इसलिए हमारा विशिष्ट शिक्षा योजना होनी चाहिए सभी के लिए। तो
हमारा 15 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अगर हम सही की बात करें तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, एक ये डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया में क्या होता है, लैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये डिसलेक्सिया वर्ड जो है वो इंग्लिश में अच्छी तरह से समझ में आता है, इसलिए जब पठन अक्षमता दी हो तो एक बार इंग्लिश में देख लेना, क्योंकि लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी होती है इसमें। तो 16 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो नहीं की अगर बात करें तो अगर हम अधिगम करेंगे तो अधिगम के लिए दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना ये गलत प्रक्रिया है। तो इस वाले 17 का ऑप्शन नहीं पूछा है, तो नहीं का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो अगर हम नहीं की बात करें, देखते हैं कौन सा नहीं हो सकता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, ये भी ठीक है, क्योंकि पीर लर्निंग जब करेंगे तभी अच्छी तरह से सीख पाएंगे। थर्ड, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनः संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे इसमें नहीं पूछा है। तो 4th वाला ऑप्शन देख लेते हैं। 4th वाले ऑप्शन में बोला गया है कि अध्यापक विशिष्ट छात्रावास मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करता है तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। अगर हम किसी भी स्टूडेंट से बोलेंगे कि तुम लर्निंग मत करो, केवल बस अपना जो तुम्हारी फीडबैक है केवल वो दे दो, जब तक कोई भी स्टूडेंट लर्निंग नहीं करेगा तो वो फीडबैक अच्छा भी नहीं दे पाएगा। इसलिए यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है कि कौन सा अनुकूलन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये अनुकूलन नहीं है, कि केवल मूल्यांकन के लिए केवल फीडबैक पर जोर दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो एक शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए किसके लिए, लर्निंग करने के लिए। अभी अभी जैसे हमने बात की कि टीचर को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के किसी भी फीडबैक के या फिर परफॉर्मेंस गोल के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक कोई भी स्टूडेंट लर्निंग नहीं करेगा वो परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। प्रभावी अधिगम कब होगा, अच्छी तरह से कब सीख पाएंगे। नंबर 1, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, बिल्कुल, क्योंकि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारा एक कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा कैसा भी हो वो टाइम टेबल होता है। तो सेकंड वाला देखें कि संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, क्योंकि बोला जाता है ना कुछ भी पढ़ाते टाइम कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, तो ये वही है कि कॉन्सेप्ट मैप बनाने चाहिए, आपको चार्ट बनाने चाहिए जिससे कि आप इजी लर्न कर सको। थर्ड है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो बुक के हो या फिर अदर हो, तो सभी उदाहरणों के बारे में अपने कॉन्सेप्ट बना के हमें सोचना चाहिए, जिससे अधिगम भी अच्छा होगा और हम भूलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट हम देखें, हम उम्र साथी को समझाना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप दूसरों को समझाते हैं तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वयं से प्रश्न करना। तो स्वयं से प्रश्न करेंगे जब हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो हम खुद से क्वेश्चन करके देखेंगे क्या ये हमें आता है। जब नहीं आता है तो उसको फिर सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो इससे भी हमारी लर्निंग अच्छी होगी। तो यहाँ पर ये सभी करेक्ट हैं, तो 20 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा जब होती है जब हम किसी भी चीज़ की तरफ मोटिवेट जब होते हैं, जब हमें कुछ मिलता है। तो अगर हम देखें हमारा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें अंक मिल रहे हैं, तो ये अंक हमारा मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक प्राथमिक कक्ष है तो छोटे बच्चे होंगे उसमें, और छोटे बच्चों को अगर डायरेक्ट हम उदाहरण ही दे दें, बुक वाले दे दें, बाई चांस उनको समझ में ना आए, तो हमें उसके लिए गैर उदाहरणों को भी देना चाहिए, इसलिए उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अर्थ निर्माण कब होगा? जब बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे, और एक्टिव कब होंगे? जब बच्चे एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन करेंगे, तभी बच्चे अच्छी तरह से सीख सकते हैं और अर्थ निर्माण कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बच्चों की गलतियों एवं भ्रांत धारणाएं डैश। तो अगर हम बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाओं की बात करें, तो बच्चे गलतियां जब ही करते हैं जब बच्चे कुछ सीख रहे होते हैं। जब बच्चे नया सीखते हैं तभी वो मिस्टेक करते हैं, इसलिए गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं एक महत्वपूर्ण कदम हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो संरचनात्मक ढांचा है और संरचनात्मक जो थ्योरी दी गई है प्याजे और वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बच्चे क्या है, समस्या का अन्वेषण करने वाले हैं, समस्या समाधान करने वाले हैं, एक एक्टिव लर्नर है। तो 25 का हम फोर्थ देखें कि एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखा जाता है बच्चों को। तो संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो एक शिक्षक की भूमिका ऐसी होती है कि वो सभी ग्रुप्स पे ध्यान रखे और जहाँ भी शिक्षक की ज़रूरत हो तो वो स्टूडेंट के पास जाके उनकी समस्या का हल करने में हेल्प करे। तो यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन के सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? तो जब हम विकास एवं अधिगम की बात करेंगे तो विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं, करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीकों को कहा जाता है। जब हम पियाजे की बात करेंगे तो पियाजे बात करते हैं स्कीमा की, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पियाजे बात करते हैं स्कीमा की और वाइगोत्स्की बात करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो ये बात की गई है यहाँ पर वाइगोत्स्की की, क्योंकि वाइगोत्स्की बोलते हैं कि किसी भी बच्चे की समझ को बहुत आगे तक लेके जाया जा सकता है किसी भी एक एक्सपीरियंस पर्सन के हेल्प के अकॉर्डिंग। जब हम किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो बच्चे का माइंड बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है। अगर कोई भी स्टूडेंट अकेले ही उस काम को करेगा तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प से कर पाएगा। और इसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि लेब वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो जैसा कि हम बात करेंगे कि वाइगोत्स्की की, और वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, तो वाइगोत्स्की मेंटल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से बनाने के लिए या फिर मेंटल डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं कल्चर और सोशल की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे 30 क्वेश्चन CDP के। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CTET में सबसे ज़्यादा रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप करते रहिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की से लिए गए हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे किसी भी न्यू एग्ज़ाम पेपर का। थैंक यू।